सबसे पहले बात रायबरेली की, जहां मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री के कूड़े में आज भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कोच फैक्ट्री में मौजूद दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में नाकाम हो गई। देखते ही देखते दमकल फैक्ट्री के आसपास कूड़े का काला धुआं छा गया। रेल कोच फैक्ट्री प्रशासन ने आग लगने की घटना को छुपाने की कोशिश की और काफी देर तक पत्रकारों को फैक्ट्री के अंदर नहीं जाने दिया। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय ने लालगंज पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी कर रही हैं। तो रायबरेली पर आग पर काबू पाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीरें, जहां बहुत देर तक तो अधिकारियों ने इस आग की कवरेज करने से ही पत्रकारों को रोका, लेकिन जिस तरह से तेजी से आग बढ़ती चली गई उसके बाद पत्रकार लगातार इस कवरेज को दिखाने की कोशिश करते हुए अब आलम यह है कि आग बुझाए नहीं बुझ रही है। इतनी भीषण आग लगी हुई है। यहां पर मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में ये आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां रेल कोच पहुंच चुकी हैं, जहां पर अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे कासगंज बवाल की। आपको दिखाएंगे तस्वीरें, कौन थे कासगंज के कंस। लेकिन पहले कासगंज का दिन भर का अपडेट आपको दिखाते हैं। कासगंज एसपी पर गिरी है गाज। एसपी सुनील सिंह हटाए गए हैं। हालात नियंत्रित करने में वो नाकाम रहे। पीयूष श्रीवास्तव को दी गई है जिम्मेदारी। मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थे एसपी। चंदन गुप्ता के परिवार को आर्थिक मदद की जानकारी भी मिली है। डीएम ने घर जाकर 20 लाख का चेक दिया है। चंदन को शहीद घोषित करने की मांग हुई है। परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है। 26 जनवरी को झड़प में हुई थी चंदन की मौत। तो चंदन गुप्ता के परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी और इसके तहत 20 लाख का चेक दिया है। डीएम ने उनके घर जाकर शहीद घोषित करने की चंदन के परिवार की मांग थी। परिजनों ने जिला प्रशासन से मांग रखी है। 26 जनवरी को झड़प हुई थी जिसमें चंदन की मौत हो गई। कासगंज एसपी पर इस मामले में गाज गिरी है। सुनील सिंह हटा दिए गए। ईटीवी के पास उन 3 मुख्य आरोपियों की तस्वीर मौजूद है जो चंदन गुप्ता की हत्या के आरोपी हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वो उन आरोपियों की हैं जिन पर चंदन गुप्ता की हत्या का आरोप है। आरोपियों के नाम सलीम, वसीम और नसीम है। तीनों आपस में भाई हैं। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प में चंदन गुप्ता नाम के एक युवक की मौत हुई थी। तो चंदन गुप्ता के कत्ल के आरोपियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंदन की हत्या के आरोपी सलीम, नसीम और वसीम, ये तीनों आपस में भाई बताए जा रहे हैं जो कि चंदन के हत्या के आरोपी हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कासगंज से। हिमांशु, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते पहली जानकारी जरा ये बताइए किस तरह से पुख्ता हो रही है कि नसीम, वसीम ये तीनों ही भाई जो हैं वो चंदन के मौत के जिम्मेदार हैं। इस बात को कैसे कंफर्म किया जा रहा है? जी, वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। ईटीवी के जरिए गोपनीय रूप से तस्वीरें थी जो ईटीवी के हाथ लगी हैं और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस की कई टीमें बनी हैं और वो टीमें इन तीनों की तलाश कर रही हैं। तीनों सगे भाई हैं और तीनों जहां गोली चली थी, जहां चंदन की हत्या हुई थी, उसी के ठीक सामने इनका घर है। ये दबंग माने जाते हैं। इनकी कई दुकानें हैं शहर में, कोतवाली के आसपास कई दुकानें हैं इनकी, और जहां गोली चली वहीं इनका घर है। और इनसे पहले से ये लोग, इनकी दबंगई के किस्से कासगंज में मशहूर थे।
और अब चंदन का जब कत्ल हुआ, गोलियां चलाई गई छत से, तो उसमें इन तीनों का नाम आया और लोगों ने पहचाना उस समय। उसके बाद इन तीनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और नामजद एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की टीमों ने तस्वीरें हासिल की है और पुलिस कई जिलों में इस तस्वीरों को सर्कुलेट किया गया। अधिकारियों के पास आईपीएस लेवल के आसपास के जितने जिले हैं सभी अधिकारियों को यह तस्वीर भेजी गई है और यही तीनों मुख्य आरोपी हैं, तीनों भाई हैं, दबंग हैं और इलाके में इनकी तूती बोलती थी। जहां इनका घर है उसके आसपास लोग जाना नहीं पसंद करते थे और उस दिन चंदन जब गया तिरंगा यात्रा लेकर के तो जो फायरिंग हुई ऊपर से इन्हीं लोगों ने की, ऐसा आरोप है, ऐसा पुलिस का कहना है और ऐसी एफआईआर कहती है। इसी आधार पर इन तीनों भाइयों की तलाश हो रही है। जी नसीम, वसीम और सलीम, हिमांशु, जरा ये बताइए, ये तीनों आपस में भाई हैं जिस बात की जानकारी आपने दी। आपने कहा कि इलाके के दबंग भी कहे जाते हैं, क्या किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड भी है जो पुलिस के पास इनके लिए दर्ज हो? वो किस तरह के गुनाह है, जरा बता सकते हैं आप? पूर्व में इनको लेकर के जांचें हुई थी, उसमें क्या पुष्टि हुई इसकी अधिकृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ये फोटो उपलब्ध कराई है ईटीवी को और एक अधिकारी ने नहीं, जब 2-3 आईपीएस लेवल के अधिकारियों ने सेम फोटो उपलब्ध कराई और सभी में यही फोटो थी, तो हमें इस बात की पुष्टि हुई। अधिकारियों से बात हुई, सीनियर लेवल के अफसर हैं, उन लोगों ने उपलब्ध कराई है और उसके बाद इस बात की पुष्टि है कि यही तीनों मुख्य आरोपी हैं, इनकी तलाश हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी इस बात के फोटो देखने के बाद ईटीवी को बताया, जानकारी दी, हाँ ये तीनों दबंग हैं और इलाके में इनका दबदबा रहता था। उस इलाके में जब भी कभी युवा जाते थे कोई कार्यक्रम को लेकर के तो ये लोग एतराज किया करते थे और उस दिन इन्हीं के घर के सामने से फायरिंग हुई और चंदन की हत्या वहीं हुई है जहां इनका घर है। लिहाजा पुलिस ने कई साक्ष्य इकट्ठा किए। उसके बाद जब इनके नाम का खुलासा हो गया तो एक्सक्लूसिव ईटीवी को यह तस्वीर उपलब्ध कराई है। सीनियर आईपीएस लोगों ने, वो कई आईपीएस हैं और उन लोगों ने उपलब्ध कराई। जब टैली किया गया सबकी एक ही तस्वीर थी, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सही बात है और देखा गया। मैं कोतवाली भी गया और कोतवाली में जाकर भी इस तस्वीर की मैंने तस्दीक की। उसके बाद ईटीवी इस तस्वीर को दिखा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ ईटीवी के पास हैं। जी प्रीति। हिमांशु, जो कि बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मामला है, ऐसे में जरा बताइए कि इन तीनों लोगों की दबिश के लिए इन्हें जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे लाया जाए, इसके लिए पुलिस अभी तक क्या एक्शन ले चुकी है और कब तक इनकी गिरफ्तारी की संभावना है? जी, एडीजी आगरा से मेरी बात हुई थी, वो डेरा डाले हुए हैं यहाँ। आईजी से भी बात हुई है जो अलीगढ़ के हैं, तो इन लोगों ने कहा, तस्वीर को भी मैंने दिखाया था, तो इन लोगों ने कहा हाँ इनकी तलाश हो रही है और इनकी तलाश में कई टीमें गठित की गई हैं और चंदन की जो हत्या हुई है उसके तीनों यही मुख्य आरोपी हैं जो तस्वीरें ईटीवी दिखा रहा है। इनकी तलाश में कई टीमें लगी हुई है, ताबड़तोड़ तबीज दी जा रही है और इनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करके इनकी लोकेशन खंगाली जा रही है। तो कुल मिलाकर पूरे मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, 2 मंडलों की पुलिस इस सलीम, वसीम और नसीम तीनों के पीछे पड़ी है। तीनों गुनहगार हैं जिसे पुलिस मानती है और तीनों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। जी प्रीति। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि किस तरह का इन्होंने अपराध किया है। तिरंगा यात्रा के दौरान एक शख्स चंदन गुप्ता, उसे मौत के हवाले इन्होंने कर दिया है। गोलियां चली और ये वही इलाका था जहां पर ये तीनों भाई रहते थे। इनका घर, ये दबंग कहलाए जाते हैं। कई तरह के केसेस इनके खिलाफ है जिनकी जांच हो रही है, जैसा कि हिमांशु ने जिक्र किया। अब पुलिस के सामने अहम सवाल कि कब तक पुलिस इसे सलाखों के पीछे इन तीनों को भेज पाने में कामयाब होती है। इधर कासगंज बवाल पर एडीजी एलओ आनंद कुमार का कहना है कि पुलिस कासगंज हिंसा की जांच कर रही है। अगर हिंसा साजिश के तहत हुई है तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रमाणित कर पाएगी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की अगर कोई साजिश थी तो उसको बेनकाब किया जाएगा। अभी तक जो हमारी जानकारी है ये घटना आकस्मिक रूप से घटी। देखिए, पुलिस ने अपनी तैयारी जो 26 जनवरी के मद्देनजर की जा रही थी वो करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि जो असले मिल रहे हैं कुछ लोगों ने स्टोर किया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये इस बात की तह तक हम लोग पहुँचेंगे।
कासगंज के डीएम ने चंदन के परिवार को 20 लाख रुपए का चेक दिया। चंदन के परिजनों ने आधे घंटे के मान मनवल के बाद 20 लाख रुपए का चेक प्रशासन से लिया। साथ ही चंदन के परिजन प्रशासन से चंदन को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कासगंज हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। जिला स्तर पर आईजी अलीगढ़ ने एसआईटी का गठन किया। 20 लाख का चेक मैंने उनके फादर को दे दिया। उनका आक्रोश इस बात पर था कि वो शुरू से मांग कर रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। मैंने कहा ये मेरे स्तर से नहीं होता है। उन्होंने कहा हमारा शासन से कराइए। मैंने कहा आप एक अपनी डिमांड दीजिए, हम शासन को भिजवा देंगे। इन्होंने कहा था कल देने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। मैंने आज भी कहा, मैंने कहा आप हमको जब दे देंगे हम उसको शासन को भिजवा देंगे। कासगंज घटना को राज्यपाल राम नाईक ने अशोभनीय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना उत्तर प्रदेश के लिए कलंक है। ये शर्म की बात है। सरकार मामले की तह तक जाकर जांच करे। ये घटना कैसे हुई, जांच का विषय है। निश्चित तौर पर कासगंज जो हुआ वो किसी को भी शोभादायक नहीं है। किसने प्रारंभ किया, किसने बाद में जवाब दिया, ये बात तो इंक्वायरी के तहत बाहर आएगी। लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ के जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। सरकार उसकी जांच कर रही है। कासगंज की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं थी और हमारे माननीय मौज करने में जुट गए। हमारे पास आज जो तस्वीर आई है उसे देखकर आप भी कह देंगे कि विधायक जी तुमसे ना हो पाएगा। 3 दिनों तक सुलगता रहा कासगंज और मौज करते रहे विधायक। म्यूजिकल नाइट में 2 विधायकों ने काटी मौज। फिर दिल नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, दिल नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये शेर कासगंज के इन 2 विधायकों पर बिल्कुल सटीक है। रोशनी से नहाई इस शाम को एंजॉय करने में ये इतने मशगूल हैं कि इन्हें अपना जलता हुआ जिला तक याद नहीं रहा। कासगंज 72 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक हिंसा की आग में धू-धू कर जलता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो गईं, दुकानें और गाड़ियां फूंक दी गईं। लेकिन कासगंज के ही माननीय मौज करने में व्यस्त रहे। ये तस्वीरें किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। एक तरफ कासगंज में मातम पसरा है, वहीं दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर दिख रहे माननीय जिंदगी के मजे लेने में मशरूफ हैं। तस्वीरें कासगंज के पड़ोसी जिला एटा की है, जहां पर नुमाइश चल रही है। इस नुमाइश में गायक कैलाश खेर नाइट का प्रोग्राम था, जहां कासगंज को जलता छोड़कर कासगंज के 2 विधायक मौज लेने पहुंच गए। तस्वीरें कासगंज सदर सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी और आमापुर सीट से बीजेपी के ही विधायक देवेंद्र प्रताप की हैं, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल सरेआम कर दिया। अब इसे क्या कहा जाए, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि अपने क्षेत्र को जलता छोड़ ये विधायक कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट को एंजॉय कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जौनपुर में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, संवेदनहीनता सामने आई है, जहां प्रसव के लिए अस्पताल गई महिला को महज इसलिए भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं था। ऐसे में उस महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। के बेड पर लेटी है। सफेद कपड़े में लिपटी ये फूल सी बच्ची कुछ घंटे पहले दुनिया में आई है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में बकायदा मेडिकल सुपरविजन में है। बच्चे की मां भी अस्पताल के बेड पर लेटी है। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन इन तस्वीरों से पहले की हकीकत चौंकाने वाली है। इस महिला का नाम चंदा देवी है। प्रसव पीड़ा होने पर घर वाले जब इसे पास के सरकारी अस्पताल ले गए तो स्टाफ ने भर्ती करने से मना कर दिया। महिला का कसूर सिर्फ ये था कि उसके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं था। पति ने तमाम मिन्नतें की, लेकिन अस्पताल के स्टाफ का दिल नहीं पसीजा। दर्द से करा रही चंदा प्रसव पीड़ा नहीं सह पाई और अस्पताल के बाहर सड़क पर लेट गई।
और कुछ ही देर में रोड पर ही डिलीवरी हो गई। बच्चा कहाँ हुआ था? रास्ते पे। नाम क्या है आपका? चंदा। तो हॉस्पिटल आई थी आप? हाँ। तो डॉक्टर क्या बोले? कह रहा था ले जाओ लकेड़ के। कह रहा था लकेड़ ले जाओ बाहर। पहचान पत्थर उत्थर मांग रहे थे सर। फिर गया कि यहाँ पर नहीं है कि तुम लोग जाओ कि नहीं हो सकता कि यहाँ पर कागज मांगने लगी, राशन कार्ड मांगने लगी। हम लोगों के पास गरीब के पास है ये नहीं तो कहाँ से दे देंगे हम लोग। तो इसीलिए उसने कहा कि जाओ तुम लोग। तो हम लोग चले गए उधर। उतनी देर में सड़क की बह गया। सड़क पर डिलीवरी की खबर लगते ही अस्पताल प्रशासन को एहसास हो गया कि मामले ने तूल पकड़ा तो लखनऊ तक हंगामा मच जाएगा। आनन फानन में नर्स और डॉक्टर महिला को अस्पताल ले आए, लेकिन अब तक शाहगंज के बच्चे को इस लापरवाही की खबर लग चुकी थी। अब जिम्मेदार अधिकारी सफाई देते फिर रहे। तो बयान लेंगे, अभी हम जांच करेंगे, जो भी दोषी अगर मिलेगा तो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आप आश्वस्त हैं। सरकार हर साल स्वास्थ्य महकमे को हजारों करोड़ का बजट देती है, लेकिन जमीनी हालात क्या है सबके सामने है। स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए यूपी के अस्पतालों की क्या हकीकत है। आपका स्टाफ कितना संवेदनहीन है। लोगों का इलाज करने वाले अस्पतालों को पहले खुद इलाज की ज्यादा जरूरत है। जौनपुर से मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज। इस रिपोर्ट को दिखाना और सिर्फ सच्चाई से आपको रूबरू कराना इतना ही मकसद नहीं है। ईटीवी कुछ बुनियादी सवाल भी उठा रहा है इस रिपोर्ट को देखने के बाद। रोड पर प्रसव के लिए मजबूर महिला को क्यों किया गया? प्रसव के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड जरूरी है क्या? बिना आधार कार्ड, राशन कार्ड के नहीं हो सकती डिलीवरी। रोड पर डिलीवरी से हो सकता था इन्फेक्शन। खतरे में पड़ सकती थी महिला और बच्चे की जान। कौन लेता जच्चा बच्चा की जान की जिम्मेदारी? जरा बताइए इस सवाल का जवाब। क्या स्वास्थ्य महकमे की इंसानियत मर चुकी है? आखिर क्यों संजीदा नहीं है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी? आरोपी कर्मचारियों पर क्या हुई है कार्रवाई? इस बात को जानना चाहता है ईटीवी। कानपुर में विधायक जी का एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। मामला चौबेपुर कस्बे का है, जहां बीजेपी विधायक भगवती सागर ने उस सड़क का शिलान्यास कर दिया जो 4 साल पहले बनाई गई थी। इस सड़क को पिछले विधायक ने अपनी निधि से बनवाया था, लेकिन अब जो शिलान्यास का पत्थर इस सड़क पर लगा है उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है, क्योंकि शिलान्यास के पत्थर पर तारीख भी 30 जनवरी यानी कि कल की पड़ी हुई है। ऐसे में सबसे हैरानी की बात यह है कि आखिर विधायक जी को 4 साल पुरानी सड़क के शिलान्यास की भला ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी जो तारीख तक का ध्यान नहीं रखा गया। 30 तारीख इसमें डाल दिया। रोड 4 साल हो गए बने हुए और यहाँ से वहाँ तक थे, और ये 28 तारीख को लगाया गया। 30 तारीख इसमें काहे के लिए है? ये भागवती प्रसाद सागर, विधानसभा बिल्लौर। केवल भगवती सागर का ही मामला नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश उनके विधायक और मुख्यमंत्री से यही काम कर रहे हैं। सड़कें समाजवादी पार्टी ने बनाई है, विकास कार्य समाजवादी पार्टी ने किया है। इनका बोर्ड लगाना, और बोर्ड लगाना भी तो सलीके से लगावे। जो 30 तारीख अभी आई नहीं उसका बोर्ड पहले लगा दिया। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? फ्रॉड और धोखेबाजी का इससे बड़ा कोई प्रूफ और आपके सामने, इससे ज्यादा जनता के सामने कुछ और नहीं हो सकता। चलिए, कहीं से तो ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि समाजवादियों ने भी कुछ किया है। खुश हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 750 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी ने महेसरा सेतु का लोकार्पण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम सभी को बिजली चोरी रोकनी होगी, तभी प्रदेश का हर हिस्सा रोशन होगा। और उसी के साथ साथ प्रदेश में 2003 से लेकर के 2017 तक जिस प्रकार की सरकारें थीं, विकास उनके एजेंडे में नहीं था। अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने प्रदेश को पीछे धकेला। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और शासकीय धन में लूट खसोट का जीवंत उदाहरण रहा है महेसरा का ये सेतु। योजना जहां के लिए आई है उन विकास की योजना को समयबद्ध ढंग से पूरा भी करे। ऐसा न हो कि महेसरा में 2009 में पुल स्वीकृत तो हो गया, लेकिन पुल स्वीकृत होने के बाद
जब दागी छवि के भ्रष्ट और माफिया प्रवृत्ति के तत्व ठेकेदारी हत्या लेते हैं तो उसकी फिर क्या दुर्गति होती है। महेसरा का पुल उसका एक उदाहरण है। और इसीलिए हमारी सरकार ने कहा, आते ही हम लोगों ने कहा कि प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी।